Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 1 of Indian Economic Development. Chapter number 1 Indian Economy on the Eve of Independence. पिछले क्लासेस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो थर्ड टॉपिक अब हमें पढ़ना है इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था इंडिपेंडेंस के समय, वो हमें इस पर पढ़ना है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, dominance of subsistence farming, small and fragmented holding, gulf between owners and tillers of the soil, land revenue system under the British Raj, forced commercialization of agriculture। ये 7 पॉइंट्स हमें डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो जैसे कि हमने अभी देखा था पिछले क्लासेस में कि एग्रीकल्चर का सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन किया गया था अंडर कॉलोनियल पीरियड। तो उस समय से ही एग्रीकल्चर धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उस पर धीरे धीरे कमी आने लग गई। प्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, आउटपुट। जो आउटपुट मिल रहा था वो कम होने लग गया। एज वेल एज जो प्रोडक्टिविटी है मीन्स पर हेक्टर ऑफ लैंड में जितनी प्रोडक्टिविटी, जितनी आउटपुट रहनी चाहिए थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे इसी कारण से पिछड़ने लग गया। नेक्स्ट क्या है? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स क्या होगा कि जो प्रोडक्शन लेवल ऑफ एग्रीकल्चर था वो अनसर्टेन था, बहुत कम होती जा रहा था धीरे धीरे। इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि हम पूरी तरीके से रेनफॉल या वेदर कंडीशन पे ही डिपेंड थे। हमारे पास कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। हम इतना पिछड़ते जा रहे थे एग्रीकल्चर में कि हम कोई नई इक्विपमेंट्स भी नहीं लगा पा रहे थे करके यहाँ पर अनसर्टेनिटी था, क्योंकि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल एंड वेदर था, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड हो रहे थे। जितना रेनफॉल होता था तो प्रोडक्शन ठीक हो जाता था, अगर रेनफॉल ठीक नहीं हो रहा तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता था कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा था उसमें ज़मींदारी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। तो जो भी एक्स्ट्रा, जो सरप्लस प्रोडक्शन हो भी जा रहा था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे ज़मींदार। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन आ रहा था, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी थी, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो उसके कारण जो फार्मिंग है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा था कि हम एज अ फार्मर उसको सेल कर लें और अपना इनकम थोड़ा बढ़ा लें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ खाने की जो कैपेसिटी थी, घर की जो कैपेसिटी थी कि हम सिर्फ घर में यूज़ कर पाएँ, इतना ही अनाज बहुत मुश्किल से हो पाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। यहाँ पर क्या हुआ कि जो टिलर्स थे वो लैंडलेस होते गए और जिनके पास लैंड रहा भी होगा उनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड था। ठीक है, बड़ा लैंड नहीं था कि हम ऐसा कर सके उस समय कि लाइक इरिगेशन लगा सके, हैंड टुल्लू पंप या पंप्स वगैरह फिट कर सके, ऐसे टाइप का कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पर। तो इसके कारण छोटे छोटे लैंड थे, हम उस पर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं लगा पा रहे थे करके एग्रीकल्चर धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ओनर्स कौन थे? जमींदार। टिलर्स कौन थे? जो लैंडलेस लेबर काम करते थे वो। उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। टिलर्स दिन भर काम करते थे ज़मीन में, सॉइल में काम करने के बावजूद उनको 2 वक्त तक खाना ही बहुत मुश्किल से मिलता था, लग्जरी लाइफ तो बहुत दूर की बात है। वेयर जो ओनर, द ज़मींदार, वो क्या करते थे? अपना मनचाहा एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम टिलर, तो उनकी लाइफ जो थी वो बहुत लग्जरियस थी। वेयर जो टिलर की लाइफ है वो बहुत पॉवर्टी के अंदर धीरे धीरे जाती जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम किया गया, जिसको हमने अभी पिछले क्लास में देखा था। जमींदारी सिस्टम 3 टायर है, गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेस लेबर के बीच में। ठीक है, तो क्या करता था, गवर्नमेंट एक फिक्स्ड रेंट ले लेता था फ्रॉम जमींदार कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे दीजिए अपने लैंड के बदले। ठीक है, और जमींदार क्या करते थे, टिलर से अपना मन चाहा कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते थे, कोई
कोई भी कॉस्ट लगा देते थे, जितना पैसा उनको मन करता था वो उस टाइप का एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम टिलर्स, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण भी एग्रीकल्चर धीरे धीरे पीछे जाते गया। नेक्स्ट है फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले का जो फार्मिंग सिस्टम था, फार्मर क्या करता था, प्रोडक्शन हालांकि छोटे लेवल में कर लेता था, बट कौन सा प्रोडक्शन करता था, ऑफ राइस एंड व्हीट, जो कि क्या है कन्वेंशनल क्रॉप। पहले क्या किया जाता था, कन्वेंशनल क्रॉप को फार्मिंग टेक्निक से यूज़ किया जाता था। लेकिन जब ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो ब्रिटिश राज ने फोर्स किया फार्मर्स को कि शिफ्ट करें, वो अपना कन्वेंशनल क्रॉप से उन्होंने शिफ्ट कराया इनटू कमर्शियल क्रॉप, लाइक इंडिगो का उन्होंने प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किया, ठीक है। क्रॉप्स कौन सा प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स, राइस एंड व्हीट, उनको फोर्स करा गया कि आप इंडिगो का प्रोडक्शन करिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, पूरा रॉ मटेरियल ब्रिटिश ले जा लेते थे, है ना, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो इसके कारण उन्होंने पूरा रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर ले गए। उसका जो क्या प्रॉब्लम था कि इंडिगो को वो बाहर ले जाते थे और उनके वो टेक्सटाइल वगैरह में उसे यूज़ करते थे फॉर उनका अपलिफ्टमेंट, ठीक है। उनकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्होंने फोर्स किया, किसके लिए, कन्वेंशनल क्रॉप को छोड़ के कॉमर्शियल क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट गो थ्रू दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन किसका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वेल, जो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन किया गया था कॉलोनियल पीरियड में इज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसको इज ऑल्सो नोन एज दिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने ब्रिटिशर्स ने जो एक्सप्लॉइट किया था उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना इन अ सिस्टमैटिक वे। तो उसके लिए क्या किया गया, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड बिग ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उस पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था कि उसके डेवलपमेंट में हम कुछ काम कर सकें। तो वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री भी पिछड़ते जा रही थी, ठीक है। देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री में पीछे होने का कारण क्या था कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो किधर था, कम्युनिकेशन में, पावर, रेलवे, स्पोर्ट्स, ये सारी जो इंडस्ट्री है इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था गवर्नमेंट, बजाय कि इसके कि कोई मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करने के, ठीक है। Here is decay of handicraft. हैंडीक्राफ्ट जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था कि हैंडीक्राफ्ट ऑल ओवर कंट्री में बहुत फेमस था इंडिया फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। उसे कैसे धीरे धीरे पिछड़ते गया, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ क्या किया जाता था, रॉ मटेरियल जो भी था उसे हम क्या करते थे ब्रिटिशर्स, रॉ मटेरियल को हम इंडिया से बाहर ले जाते थे, वो भी क्या, ड्यूटी फ्री, ठीक है। वेयर एज रॉ मटेरियल चले गया उसको कन्वर्ट कर देते थे फिनिश ब्रिटिश गुड्स में, और वो भी क्या करते थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता था। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू एक्सपोर्ट तो हमारा हो जा रहा है रॉ मटेरियल, बट इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, फिनिश गुड्स, वो भी क्या, फैक्ट्री मेड्स, ठीक है, जो कि चीप प्राइस में मिलता था, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। हमारी को किस चीज़ की आदत हो गई थी, इंपोर्ट करने की आदत हो गई थी, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, मशीन मेड गुड्स है वो कंपटीशन में आ गया कि हमने तो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फिनिश गुड्स आ गया है अब इंडिया में, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडमेड जो गुड्स बनाए जा रहे थे उस पर डिफरेंस है दोनों में। तो जो मशीन गुड्स है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब आप ही सोचिए कि अगर एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, हैंडमेड गुड्स है और मशीन मेड गुड्स है, हम प्रीफर मशीन मेड गुड को करते हैं
क्योंकि वो ज़्यादा सही अच्छा दिखता है, क्वालिटी उसकी अच्छी रहती है, ठीक है, प्लस चीप प्राइस भी रहता है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, मशीन मेड गुड्स। तो उस समय भी वैसे ही हो रहा था कि एक नया पैटर्न डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रहा था हैंडीक्राफ्ट से मशीन मेड गुड्स के लिए, ठीक है। तो वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा था, उसके कारण जो हमारी इंडस्ट्री थी, क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो धीरे धीरे पीछे जाते जा रही थी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब रेलवे की बात करें तो रेलवे आज हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा रहा है, लेकिन एट दैट टाइम ब्रिटिशर ने रेलवे का इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे ड्यूटी फ्री ब्रिटिश तक पहुंचा सके, ब्रिटेन तक पहुंचा सके, एज वेल एज इम्पोर्ट कर सके फिनिश गुड्स को। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन किया गया था रेलवे का, कॉमन पीपल के लिए नहीं किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आगे पहुंचाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स है ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। वेयर बिग ग्रोथ किसके लिए, बिग ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थे। गवर्नमेंट सिर्फ किस पे ध्यान दे रहा था, कम्युनिकेशन पावर, रेलवे, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ में ध्यान दे रहा था। मीन्स अगर हमको दूसरी कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम डायरेक्टली सिर्फ फॉरेन गुड्स पे ही डिपेंड हो गए थे। ओके, गो थ्रू दिस। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमें पढ़ना है इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था उस समय। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो पॉलिसीज़ है फॉरेन ट्रेड की वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज़ किया जा रहा था। इसके थ्रू क्या किया जा रहा था, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो ड्यूटी फ्री है, वेयरएज जो इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स किया जा रहा था, फिनिश ब्रिटेन गुड्स किया जा रहा था स्पेशली, वो क्या हो रहा था, ड्यूटी फ्री था। तो वो डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो फॉरेन ट्रेड है वो भी धीरे धीरे बैकवर्ड होते जा रहा था, ठीक है। इसके जो टर्म्स है वो देखते हैं। इसके कारण मीन्स जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज़ किया जा रहा था उसके कारण क्या क्या आउटकम्स थे। सबसे पहला आउटकम था इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, मीन्स इंडिया नेट एक्सपोर्टर मीन्स एक्सपोर्टर बन चुका था। बस किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स जो रॉ मटेरियल है वही एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो भी बहुत ह्यूज लमसम अमाउंट में। तो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, वेयर एज इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इम्पोर्टर जो मैं ऑलरेडी गुड्स को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना लिए जाते थे, उसे हमने क्या किया, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया, इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स की ओर चलता गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इज मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियन फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिश का पूरा मोनोपोली हो गया किसके लिए, जो फॉरेन ट्रेड इंडिया कर रहा था उसका पूरा मोनोपोली किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटिश मतलब जब चाहे तब अपनी पॉलिसी बना के ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता था। मोनोपोली का मीन्स क्या होता है, ऐसी पॉलिसी जिसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सिर्फ एक पर्सन दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहता था, ठीक है। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इस पे क्या होता था, मोर देन जो 50% है ट्रेड वो पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता था थ्रू ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है सरप्लस ट्रेड। यहाँ पर एक वर्ड आया है सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। अगर ट्रेड ज़्यादा है मीन्स प्रॉफिट अर्न होना, यही होगा। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। देखते हैं सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। यहाँ पर हमारा सरप्लस ट्रेड हो रहा था। ट्रेड कब सरप्लस होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना। फॉरेन ट्रेड का कब सरप्लस होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, वो भी ड्यूटी फ्री, और वेयरएज इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स, फैक्ट्री मेड फिनिश गुड्स, और वो भी क्या कर रहे थे हम, ड्यूटी फ्री। तो इसके कारण क्या हो रहा था, सरप्लस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। बट ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर रहा था, ब्रिटिशर्स, ताकि वो अपना अपलिफ्टमेंट कर सके, अपनी एक पोजीशन मेंटेन कर पाए। बट यहाँ पर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो धीरे धीरे पिछड़ते गया और ये सारा कंडीशन आते गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस।
ओके स्टूडेंट, आज हमने 3 टॉपिक कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और जो लास्ट टॉपिक कवर किया है इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। नाउ वी फर्दर वी कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक।